नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 6 अक्टूबर 2021। आज मैं करूंगा आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस। हर्षित सर कुछ काम से बिजी है। देखिए दोस्तों, आज का पहला न्यूज़, दैट इंजुरी इग्नोर्ड। देखिए, लखीमपुर इंसिडेंट से एक अनफॉर्चुनेट बात ये निकल के आ रहा है, जिन फार्मर्स का डेथ हुआ उन फार्मर्स के फैमिली ये डिमांड कर रहा है फ्रेश ऑटोप्सी टू बी कंडक्टेड। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? देखिए, जो पोस्टमार्टम होता है दोस्तों, जब भी किसी का डेथ हो जाता है तो एक डॉक्टर आके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, जिसमें से ये पता चलता है कि डेथ कैसे हुआ, कब हुआ। अब जब एफआईआर लॉन्च हुआ था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है ना, देखिए इस तरह की जब भी कोई मर्डर केसेस होता है तब पुलिस ऑफिशियल्स उधर आते हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं। मतलब जो पहला इंफॉर्मेशन उनको मिलता है स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट से, वो कुछ एविडेंसेस हो सकता है, इंसिडेंट की पूरी एम्बियंस हो सकता है, उधर जितने भी लोग थे उनसे कुछ बयान लेंगे, तो ये सब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा रहता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब लॉन्च हुआ था उसमें यह बताया था कि आशीष ran towards the sugarcane fields after his car lost balance and he was firing shots while trying to hide। तो ही वॉज फायरिंग शॉट्स फ्रॉम द कार, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा है। एंड जब ऑटोप्सी हुआ फार्मर्स का, उसमें से बुलेट इंजरी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये सब अनफॉर्चुनेट बातें होती हो दोस्तों, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बेसिकली इंडिया में एक तो इस तरह की चीज़ें होना ही बुरी बात है, एंड इसके बाद भी, डेथ होने के बाद भी जब ऑटोप्सी हो जाता है डेड बॉडी का, उसमें बुलेट इंजरी के नाम में कुछ लिखा ही नहीं है। अब बात ये अलग है, एक्चुअल बुलेट इंजरी हुआ है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि बुलेट इंजरी के बारे में ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ लिखा ही नहीं है। इसलिए जो फार्मर्स की फैमिली है वो डिमांड कर रहा है फ्रेश ऑटोप्सी होनी चाहिए और एक बार ऑटोप्सी होनी चाहिए। ठीक है। द एफआईआर वाज लॉन्च्ड अंडर आईपीसी 302, 304 अल्फा अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एमंग अदर चार्जेस। देखिए दोस्तों, जब ये एफआईआर लॉन्च होता है ना, उसमें इंडियन पीनल कोड का सेक्शंस भी लिखा रहता है। जैसे इंडियन पीनल कोड 302, 304 अल्फा, ये सब फेमस इंडियन पीनल कोड से, काफ़ी मूवीज़ वगैरह में आपने सुना होगा। 302 मतलब क्या होता है? पनिशमेंट फॉर मर्डर, हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और imprisonment फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, ये हमारा इंडियन पीनल कोड 302 है। सबसे फेमस ये है कि पनिशमेंट फॉर मर्डर है, अगर किसी ने मर्डर किया तो उनको डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, एंड फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं उनके ऊपर। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझाया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च करके देखिए, आपको वो मिल जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब लोग ये समझते हैं वो 14 साल का पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, इसका मतलब क्या है? जब तक उनका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता है तब तक उनको जेल में रहना है। ये बात आप एकदम फिक्स कीजिए। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब एक बार वो जेल में चला गया, उनको जब तक उनका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता है ना, तब तक उनको जेल में ही रहना है, मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना है। ठीक है, ये बात अलग है। 14 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ रिव्यू होता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनको रिलीज कर सकता है, ये बात अलग है। ठीक है, ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है रेस्ट ऑफ द लाइफ उनको जेल में ही रहना है। ठीक है, तो 304 ए आईपीसी क्या होता है? कोसिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये तो होता ही रहता है दोस्तों। हाँ, देश में तो कहीं मोटर व्हीकल इंसिडेंट्स वगैरह होता है, एक्सीडेंट्स होता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, जिसमें भी होता है ना कोसिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, गलती से हुआ, जानबूझ के कुछ नहीं हुआ, तो वो 304 ए आईपीसी में होता है। ठीक है, दोनों डेथ रिलेटेड है। 302 मतलब एकदम जानबूझ के जो मर्डर करते हैं उसमें 302 में फेल होता है, 304 ए मतलब बाई मिस्टेक या बाई नेग्लिजेंस। तो यह है दोस्तों न्यूज़, जनरल स्टडीज करंट न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। तो आगे जाने से पहले दोस्तों वही बातें, लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर हमारे काम से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, अगर हमको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन बटन दबा के हमारी मदद कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कोल नोटिफाइज रूल्स फॉर 50% सेल ऑफ कोल फ्रॉम कैप्टिव माइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसमें से काफ़ी सीखने को है दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये कैप्टिव माइंस क्या होता है, तब आपको ये न्यूज़ पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जो इस न्यूज़ को समझने में आपको काम आएगा। सबसे पहली बात, हमारे देश में कोल नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, ये तो आपको पता है। दूसरी बात, हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होता है? कोल से होता है, कोल लिग्नाइट से होता है, ये तो आपको पता होगा। करीब 80% से ऊपर पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो थर्मल से होता है। ठीक है, मतलब कोल लिग्नाइट से होता है। अब हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जितना कोल की ज़रूरत है
उतना कोल हमारे पास है क्या, या उतना कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, नहीं करते दोस्तों, इसलिए हमें बाहर से कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप देखिए हमारे देश में कोल प्रोडक्शन का मोनोपोली कौन सी कंपनी के पास है, वो है कोल इंडिया के पास, जब एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। करीब 80% से ऊपर मोनोपोली इनके पास है, मतलब इंडिया में जितना कोल प्रोडक्शन होता है उससे 80% के ऊपर शायद कोल इंडिया के पास है। अब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि प्राइवेट प्लेयर्स भी चाहे तो इस फील्ड में आ सकता है। 1969 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था, तब कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था। आप देखिए कोल इंडिया तो है ऑलरेडी, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट ने बुलाया था। क्यों बुलाया था, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको, कोल इंडिया से जितना प्रोडक्शन होता है ना वो काफ़ी नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट प्लेयर्स को भी आ जाओ, आप भी प्रोड्यूस करो, हमें दे दो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से उन्हें दे दो, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, पर देखिए एक बात तो है दोस्तों, अगर कोल इंडिया और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है वो साथ में भी अगर कोल प्रोड्यूस करोगे ना, हमारी जो पूरी रिक्वायरमेंट है उसको शायद फुलफिल नहीं कर पाएगा। हम अभी भी कोल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो इंपोर्ट का बर्डन है वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को भी बुलाया, आप भी करो। वो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में। रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स चाहे तो कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं माइनिंग करके, पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ना उसका एक शेयर हमेशा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उससे गवर्नमेंट को फायदा भी है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा रेवेन्यू भी मिल जाएगा। आप देखिए अब आता है कैप्टिव माइंस एंड नॉन कैप्टिव माइंस। ये क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए कैप्टिव माइंस आर माइंस दैट आर ओन्ड बाय कंपनीज। आपको पता है हमारे देश में कई सारे मेटल कंपनीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसा, तो उनके लिए भी कोल की ज़रूरत है। देखिए कोल बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं, और भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं कोल का। तो जो मेटल इंडस्ट्रीज है उधर जब कोल की ज़रूरत होता है तो वो अगर चाहे, मतलब जिन कंपनीज को कोल की ज़रूरत है वो अगर चाहे माइंस को लीज में ले सकता है एंड उधर से माइन प्रोड्यूस कर सकता है, बेसिकली माइनिंग करके कोल निकाल सकता है अगर उन कंपनीज को चाहिए। ऐसे माइंस को कैप्टिव माइंस बोलते हैं। मतलब एक कंपनी जब एक कोल फील्ड को ओन करके उधर से माइनिंग करते हैं ना, उनको कैप्टिव माइंस बोलते हैं। पर एक बात यह है दोस्तों, कैप्टिव माइंस में से जो कोल निकालते हैं ना वो लोग, वो बाहर बेच नहीं सकते। दे कैनॉट सेल कोल और मिनरल आउटसाइड। ठीक है, कोई भी कोल हो या कोई भी मिनरल हो, अगर खुद की कंजप्शन के लिए या कैप्टिव माइंस के रूप में अगर आपके पास है तो आप वो कोल और मिनरल को बाहर बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉन कैप्टिव माइंस मतलब क्या है, दे आर द माइंस फ्रॉम विच प्रोड्यूस्ड कोल्स और मिनरल्स कुड बी यूज्ड फॉर ओन कंजप्शन एज वेल एज फॉर सेलिंग इट। नॉन कैप्टिव माइंस मतलब खुद की कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहे तो बाहर बेच भी सकते हैं। इतना क्लियर है। आप देखिए दोस्तों न्यूज क्या आया था, अब आपको समझ में आएगा। Ministry of Coal has amended the Mineral Concession Rules 1960 with a view to allowing sale of coal or lignite on payment of additional amount by the lessee of a captive mine up to 50% of the total coal or lignite produced in a financial year। मतलब कैप्टिव माइंस जो कोल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो चाहे तो 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन दे कैन सेल, वो चाहे तो बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रहा होगा, एक तो मैंने बोला एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोल की प्रोडक्शन कम हो रहा है, कोल इंडिया से अकेला कुछ हो नहीं पा रहा है, तो जितने कंपनीज के पास जो कोल है वो अगर चाहे तो बेच सकते हैं, ये बोल दिया गवर्नमेंट ने। एक्चुअली इसका जो अमेंडमेंट है काफ़ी पहले आया था, अब जाके ये फाइनल हुआ है। ठीक है, earlier this year Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act had been amended to this effect. This is applicable for both private and public sector, दोनों के लिए। दोनों जो कैप्टिव माइंस है ना, देखिए कैप्टिव माइंस केवल प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास भी होगा, क्योंकि हमारे देश में कई सारे पब्लिक सेक्टर मेटल इंडस्ट्रीज भी है, कई सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनको कोल की जरूरत है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे तो वो बाहर बेच सकते हैं। विद दिस गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर रिलीजिंग ऑफ एडिशनल कोल इन द मार्केट बाय ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनिंग कैपेसिटीज। देखिए इससे क्या होगा, एडिशनल कोल आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स विच वेर बीइंग ओनली पार्टली यूटिलाइज्ड ओविंग टू द लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ कोल। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, केवल इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता था, जितना उनको चाहिए होता है वही वो प्रोड्यूस करता था कंपनीज वगैरह। अब क्या होगा, उनको पैसे भी मिल जाएगा ना ये कोल बेच के, इसलिए उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जितने कैप्टिव माइंस है ऑलरेडी इंडिया में, उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको अभी वो अभी बेच सकता है कि नहीं, तो जितना वो बेचोगे उतना ज़्यादा पैसा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल कोल विल ईज प्रेशर ऑन पावर प्लांट्स एंड विल ऑल्सो एड इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो सकता है कि नहीं। अब अलाउंस फॉर सेल प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ कोल और लिग्नाइट शैल ऑल्सो मोटिवेट द लेसेस टू एनहांस द प्रोडक्शन फ्रॉम द कैप्टिव माइंस। वही बातें लिखा हुआ है दोस्तों। अब क्या है, पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम अमाउंट रॉयल्टी। देखो इससे गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसे मिल जाएगा। इस तरह जब
कैप्टिवमेंट्स भी कोल बेचने लगेंगे तो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रेवेन्यू हो जाएगा, ये बोल रहा है। द मूव इज लाइकली टू बेनिफिट ओवर 100 कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स विथ ओवर 500 मिलियन टन पर एनम पीक रेट कैपेसिटी एज वेल एज ऑल कोल एंड लिग्नाइट बेरिंग स्टेट्स। तो करीब 100 कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स को, जिसका 500 मिलियन से ज़्यादा पीक रेट कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी बोल रहे हैं, जितना प्रोडक्शन की कैपेसिटी बोल रहे हैं, उन सबको इससे फ़ायदा मिल जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूज़ का कंटेंट क्या है, ठीक है। तो 50% सेल अभी कैप्टिवमेंट्स कर सकता है अपने कोल प्रोडक्शन का। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में आपको ये न्यूज़ काम आएगा, है कि नहीं। अगला न्यूज़ है स्टेटमेंट ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑन कोल्ड स्टॉक पोजीशन। इस न्यूज़ के बारे में हर्षित सर ने कल एक वीडियो भी बनाया था। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर से होता है, बेसिकली कोल, लिग्नाइट, ये सब से होता है। अब पावर मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, हमारा कोल्ड स्टॉक पोजीशन कितना है, हमारे पास कितना कोल बचा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगस्त 2021 से हमारी जो पावर डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, वो ज़्यादा होते हुए जा रहा है। अब द पावर कंजप्शन वाज 124 बिलियन यूनिट वेरस कंजप्शन इन अगस्त 2019 वाज 106 बिलियन यूनिट, मतलब 18 बिलियन यूनिट का इंक्रीज हुआ है हमारा पावर कंजप्शन में 2 साल के अंदर, मतलब 18 to 20% का इंक्रीज। और ये जो डिमांड इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये परसिस्टिंग है, मतलब अगर आप 4 अक्टूबर 2021 और 4 अक्टूबर 2020 को कंपेयर करोगे ना, 15,000 मेगावाट का इंक्रीज नजर आया है, ये बताया जा रहा है। जो डिमांड की इंक्रीज है दैट इज ए पॉजिटिव साइन, इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगा। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज मोर देन 28 मिलियन होम्स वेयर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गवर्नमेंट का जो सौभाग्य प्रोग्राम के अंदर 28 मिलियन होम्स को इलेक्ट्रिसिटी दिया था, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया था 28 मिलियन होम्स को। तो ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। एंड ऑल दिस न्यू कंज्यूमर्स आर बाइंग अप्लायंस लाइक फैन, कूलर, टीवी एक्सेट्रा। तो जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा वो तो ऑब्वियस ही बात है अप्लायंसेस खरीदेगा ही, फैन खरीदेगा, कूलर खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, है कि नहीं। तो ये सब की वजह से इंक्रीज कंजप्शन बोला जा रहा है। एंड देयर वाज कंटिन्यूस रेन इन द कोल bearing areas in the months of August and September 2021 leading to lower dispatch from coal mines in this period। देखिए आप क्या बात किया जा रहा है, हमारी कोल्ड स्टॉक पोजीशन की बात किया जा रहा है। देखिए अगस्त सितंबर 2021 में बहुत सारा बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। हाउएवर द डिस्पैचेस हैव पिक्ड अप अगेन, मतलब बारिश के टाइम पे थोड़ा सा, आपको पता है ना, कोल माइन से कोल निकाल के ऊपर तक आने में कितना टाइम लगता है, कितना डेंजरस रोड्स वगैरह होता है। जब बारिश भी होगा तो क्या होगा, तो कोल डिस्पैच थोड़ा सा लो हो गया था, इसलिए हमारा कोल्ड स्टॉक पोजीशन भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। ऐसा न्यूज़ आया था 4 दिन के लिए बचा है बस, तो इसका रीज़न बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ पावर मिनिस्ट्री, क्योंकि न्यूज़ फैल रहा है ना कि 4 दिन के लिए बस कोल बचा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो पावर मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि ये इसलिए हुआ था, अगस्त सितंबर में ज़्यादा बारिश हो रहा था, कोल की कमी नहीं है, कोल है पर वो डिस्पैच नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब अगेन वो पिकअप हुआ है। 4 अक्टूबर 2021 में टोटल नंबर ऑफ रेक्स डिस्पैच वाज 263 विच इज़ 15 रेक्स मोर देन द रेक्स डिस्पैच ऑन 3/10/21, मतलब कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके डिस्पैच पूरा हो जाएगा। एवरेज स्टॉक इन कोल was about 4 days on 3/10/2021. However, this is a rolling stock. Coal is dispatched to rakes every day from the coal mines to thermal power plants. ठीक है, वैसे बताया जाएगा तो एक दिन के लिए 4 दिन का ही, मतलब अगर 3 अक्टूबर 2021 का डाटा अगर देखोगे तो 4 दिन के लिए कोल बचा है। पर पावर मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है, ये रोलिंग स्टॉक है, मतलब आता रहेगा, मतलब आ रहा है कंज्यूम हो रहा है, आ रहा है कंज्यूम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 दिन के लिए बचा है, मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा, अगले दिन भी कॉल आएगा, फिर अगले दिन भी कॉल आएगा, आता ही रहेगा, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बताया जा रहा है। इसके लिए मतलब ये जो कोल्ड स्टॉक एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक कोर मैनेजमेंट टीम सेटअप किया था 27 अगस्त 2021 में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, सीईए से, पोसोको से, रेलवे से, कोल इंडिया लिमिटेड से, सभी में से मेंबर्स थे, बेसिकली डेली मॉनिटरिंग करने के लिए कोल्ड स्टॉक्स का वगैरह, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द न्यूज़ स्टेटमेंट ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑन कोल्ड स्टॉक पोजीशन। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कोल्ड स्टॉक है, मतलब रोलिंग स्टॉक है, कंटिन्यूसली आ रहा है, राइट। सो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 अगेन एनर्जी में आपको एक न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट चल रहा है
जिनीवा में, जिनीवा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज इन स्विट्जरलैंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्विट्जरलैंड का कैपिटल कौन सा है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट होता क्या है। बेसिकली इट इज ए मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट फोरम एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू नेगोशिएट आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। तो बेसिकली आर्म्स कंट्रोल के ऊपर नेगोशिएशन करने के लिए, डिसआर्मामेंट प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बनवाया था। ठीक है, ये एक्चुअली पहला एस्टैब्लिश हुआ था 1979 में एज ए कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट। लेटर 1984 में इसको रीनेम किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट करके। तो 1984 में इसका फॉर्मेशन आप बोल सकते हो। इसमें अभी 65 कंट्रीज हैं। अब इसका मेजर एजेंडास क्या क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है ना, इसके मेजर एजेंडास क्या क्या है, तब आपको समझ में आएगा इसका एक्चुअल काम क्या है। इसकी जो परमानेंट एजेंडास है इसको डेकालोग बोलते हैं, जिसमें ये सब टॉपिक्स हैं। देखिए ये जब मीटिंग करते हैं ना, ये साल में एक बार मीटिंग करता है जिनीवा में, तो इसमें इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, फिर अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, कन्वेंशनल वेपन्स के बारे में, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री बजट्स के बारे में, रिडक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में। आप मुझे ये बताइए, बातें तो अच्छी अच्छी लिखी हुई है पर ये सब होगा क्या? मुझे नहीं लगता होगा। कोई कंट्री अपना डिसआर्मामेंट करेगा, डिसआर्म करेगा, अपनी जो आर्सेनल है उसका डिजाम करेगा? नहीं करेगा। देखिए अभी का प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस देखते हुए ये कभी नहीं लगता कोई भी कंट्री अपने वेपन्स के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, कोई अपना मिलिट्री बजट्स रिड्यूस नहीं करने वाला है। मिलिट्री बजट्स तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है कि नहीं? एंड आर्म फोर्सेस को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। डिसआर्मामेंट करेगा? मुझे नहीं लगता। डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तो ये सब होने वाला तो नहीं है, पर इस तरह की मीटिंग्स होना अच्छी बात है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ हो भी जाए, ठीक है, पर प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होगा। फिर भी इस तरह की मीटिंग्स होता रहता है, तो जिसमें इंडिया भी अटेंड किया था। तो इंडिया ने अपना डीप कंसर्न तो एक्सप्रेस किया भाई कि प्रोलिफरेशन ऑफ मास वेपन जिस तरह से हो रहा है ना, कि हर एक दिन न्यूज़ आता है कि एक एक कंट्री ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाया, कोई न्यूक्लियर वारहेड डेवलप किया, इस तरह की न्यूज़ आते रहते हैं। तो इंडिया ने बोला ये तो कंसर्न की बात है, ये जिस तरह प्रोलिफरेशन हो रहा है मास डिस्ट्रक्शन वाली वेपन्स का, दिस कुड एंडेंजर पीस एंड सिक्योरिटी। तो ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का के लिए एक थ्रेट है इस तरह की अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन होगा तो। ठीक है, पर इंडिया ने जो कंसर्न एक्सप्रेस किया ना, इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। इंडिया बोला डर तो यह है कंट्री के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो तो अपने आर्सेनल में रखा हुआ है, हमेशा यूज़ तो नहीं करता है, पर अगर ये टेररिस्ट के पास पहुंच गया तो क्या होगा? आप लोगों ने ये सब बना तो दिया, अब ये टेररिस्ट के पास अगर पहुंच गया किसी भी तरह, जैसे भी अफगानिस्तान में क्या हुआ, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं मैक्सिमम कंट्रीज में, फिर भी अगर ये टेररिस्ट के पास पहुंच गया तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कंट्री समझदार है ऐसे टेररिस्ट थोड़ी ना समझदार है। वो तो उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होता हो कब का इस्तेमाल किया होता। क्यों दोस्तों? आप देखिए, इंडिया हैज ऑल्सो सेड दैट इट सपोर्ट्स द फुल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड एम्फसाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ OPCW। ठीक है, इंडिया ने और एक बात बोला, अच्छी बात है, कि जो केमिकल वेपन्स को प्रिवेंट करने का जो प्लान है उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। केमिकल वेपन्स तो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। केमिकल वेपन्स मतलब ऐसा वेपन जिसमें ये केमिकल्स वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट जनरेशन तक रहता है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स करके, तो इसकी जो मैंडेट है उसको 100% स्ट्रेंथन करने का, इम्प्लीमेंट करने का इंडिया का पूरा सपोर्ट इसमें बता दिया है। ठीक है, तो इंडिया ने बोला OPCW को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। OPCW का जो मैंडेट है केमिकल वेपन्स को रोकने का, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट, कॉम्बैट एंड इरेडिकेट द इलिसिट ट्रेड इन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। बेसिकली जो स्मॉल आर्म्स का इलीगल ट्रेड होता है इसको रोकना है। ठीक है, तो सारे गवर्नमेंट जितने भी मीटिंग अटेंड किए थे उन्होंने बोला हम अपना नेशनल स्मॉल आर्म्स लॉस को और टाइट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को और टाइट करेंगे, हमारी जो स्टॉक पेल मैनेजमेंट जितना हम स्टॉक रखते हैं वो हम ठीक तरह मॉनिटर करेंगे ताकि इन सब का इलीगल ट्रेड ना हो। ठीक है, 2005 में भी एक इंटरनेशनल ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था विच रिक्वायर्स स्टेट्स टू एंश्योर दैट वेपन्स आर प्रॉपर्ली मार्क्ड एंड रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, सारे स्टेट्स को यह बोला गया आपके पास जितने भी वेपन्स है ना उसको प्रॉपर्ली मार्क करके रखो, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना चाहिए ताकि इन सब का कोई इलीगल ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। आपको अगर चाहिए आपकी सिक्योरिटी के लिए आप रख लो, पर इसका कोई इलीगल ट्रेड नहीं होनी चाहिए कंट्री टू कंट्री जो है। ठीक है, तो यह है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के बारे में। ये न्यूज़ आपको पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में
इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। अगला न्यूज़ है दोस्तों नोबेल फिजिक्स प्राइज। देखिए नोबेल प्राइज का सीजन चल रहा है। कल मेडिसिन में नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ था, आज जाके फिजिक्स में अनाउंस हुआ है। नोबेल प्राइज जो है एमिनेंट साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में दिया जाता है। ये जो नोबेल प्राइज देने वाली कमिटी है इनको अपॉइंट करता है स्टोर्टिंग। ये आप ध्यान दीजिएगा, स्टोर्टिंग जो है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट को बोलते हैं। तो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट स्टोर्टिंग नोबेल प्राइज कमेटी को अपॉइंट करते हैं। नोबेल प्राइज दिया जाता है बेसिकली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर में एंड इकोनॉमिक साइंसेस में। ठीक है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब की बार जो नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला है 3 साइंटिस्ट को। एक है यूएस जापानीज साइंटिस्ट है यूकोरो मनाबे, जर्मनी के क्लॉज हाजलमैन, इटली के जियोर्जियो परीसी। तो किनके ऊपर रिसर्च करने के लिए या स्टडी करने के लिए इनको मिला है? क्लाइमेट मॉडल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स। एक है क्लाइमेट मॉडल्स, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। इसमें क्लाइमेट मॉडल्स को मिला है किन किन को? मनाबे एंड हाजिलमैन साहब को। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स के लिए मिला है इटली के जियोर्जियो परीसी साहब को। ठीक है, नोबेल कमेटी ने साथ साथ ये भी बोला दे आर सेंडिंग ए मैसेज विथ इट्स प्राइज अनाउंसमेंट जस्ट वीक्स बिफोर द COP26 क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो COP26 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। COP26 किसके ऊपर होगा? जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उसी के ऊपर डिस्कशन होगा, कितना अचीवमेंट है, कितना और करना है। ठीक है, ये सब बातें करेगा। तो COP26 से पहले नोबेल कमेटी ने नोबेल फिजिक्स प्राइज दिया है जो साइंटिस्ट क्लाइमेट मॉडल्स के ऊपर रिसर्च किया है। तो बेसिकली इन्होंने बोला हम एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं क्योंकि हम भी एक पार्ट बनना चाहता है कि ये जो एवर लास्टिंग फाइट फॉर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, अब मनाबे एंड हाजिलमैन जो है, देखिए नोबेल प्राइज का जो प्राइज मनी है वो 10 मिलियन क्रोनर है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर आप बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1.1 मिलियन US$ और 1 मिलियन यूरो। ठीक है, तो ये जो मनाबे एंड हाजिलमैन साहब दे विल शेयर 1/2 ऑफ द प्राइज मनी फॉर द रिसर्च ऑन क्लाइमेट मॉडल्स एंड परीसी साहब को अनदर हाफ मिल जाएगा। मतलब 5 मिलियन जो है मनाबे एंड हाजिलमैन साहब शेयर करेंगे, अनदर 5 मिलियन परीसी साहब को मिलेगा फॉर हिज वर्क ऑन इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम। ठीक है, और कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। मनाबे साहब का जो कहाँ जहाँ इज अफिलिएटेड विद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन US, हाजिलमैन इज ए प्रोफेसर एट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मीटियोरोलॉजी इन हाम्बर्ग, पेरिसी हु ऑल्सो वन द प्रेस्टिजियस वुल्फ प्राइज इन February इज ए प्रोफेसर एट पिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। तो पेरिसी साहब को ऑलरेडी एक अवार्ड मिल चुका है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वुल्फ प्राइज, इसके बाद अभी नोबेल प्राइज भी मिल गया। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में इंटरनेशनल अवार्ड्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग स्वीट डिश मिहिदाना। देखिए हमारे देश में कई सारे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट्स हैं जिसको GI टैग प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं। GI टैगिंग क्या होता है? इट इज ए साइन डिनोटिंग ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन एंड प्रोसेस क्वालिटीज और ए रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। कोई भी एक प्रोडक्ट उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से अगर इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज है तो उस प्लेस ऑफ ओरिजिन से बनाया हुआ वो प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट जो है GI टैगिंग दिया जाता है। बेसिकली एक टाइप ऑफ पेटेंट है, इसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप बोल सकते हो। मतलब उस जगह से वो जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी अलग होगा, उस तरह के एक रिकॉग्निशन देते हैं। ये जो GI टैग देने वाला जो हेडक्वार्टर है इनका जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये चेन्नई में है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इधर एक GI टैग है, GI टैग स्वीट डिश है मिहिदाना, इसको 2017 में GI टैगिंग मिला हुआ था। इसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर देने के लिए अपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या हो दोस्तों? नाम में ही है काम, मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इसको और प्रमोट करना, इंटरनेशनल मार्केट में इसको प्रमोशन करना। ठीक है, और ज़्यादा मार्केटिंग करना, कैपेसिटी बिल्डअप करना जो फार्मर्स का, एंड हाई क्वालिटी पैकेजिंग करना। तो ये सब अपेडा का काम है। तो अपेडा ने ये जो स्वीट डिश है मिहिदाना, इसको अभी बहरीन में भेज रहा है, मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंसाइनमेंट्स है ये फोर्थ कमिंग दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए भेज रहा है। ठीक है, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज में इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगा, तब जाके ये डिश उधर भेज रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ और एक GI टैग आइटम के बारे में बताऊंगा आपको, वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हैं, वो है जयानगर मोवा। ये बेसिकली बनाते हैं पॉप्ड राइस बॉल से एंड फ्रेश डेट पम जागरी से, और ये बिलोंग करते हैं जयनगर वेस्ट बंगाल से। तो रिसेंटली अपेडा ने इंडियन पोस्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पेशली डिजाइन एनवेलप रिलीज करवाया था इंडिया पोस्ट से, जिसमें जयनगर मोआ के बारे में एक पिक्चर था। ठीक है, तो अपेडा क्या करते हैं, इस तरह की नेशनल
प्रमोशन भी करते हैं, इंटरनेशनल प्रमोशन भी करते हैं। मतलब ऑलरेडी जो जीए टैग्ड आइटम्स वगैरह ना दोस्तों, इंडिया में कई सारे जीए टैग प्रोडक्ट्स है, पर उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाते उनको। तो अपेडा जैसा जो एजेंसी है वो हमारी जो जीए टैग प्रोडक्ट्स है, या हमारी कोई भी जीए टैग नहीं भी हो, इस तरह की प्रोडक्ट्स को नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है। एंड अगस्त 2021 में ये जो मिहिदाना का नाम पे भी एक क्या स्पेशल कवर रिलीज करवाया था इंडिया पोस्ट से, ठीक है। तो बेसिकली पहले अगस्त 2021 में क्या किया कि इंडिया पोस्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पेशल कवर रिलीज करवाया था, ठीक है। वेस्ट बंगाल बर्धमान गॉट द जीए टैग फॉर द सेंचुरी ऑल स्वीट मीट्स इन 2017, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जीए टैग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब जीए टैग क्या भी इशूड फॉर कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीए टैगिंग दिया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दैट हैव ए यूनिक क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैटेगरीज। मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी प्रोडक्ट का ओरिजिन की वजह से कुछ स्पेशल क्वालिटी है तब दिया जाता है जीए टैगिंग जो है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये सब आ जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिखा हुआ है, दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, कांचीपुरम सिल्क, मैसूर सिल्क, हैदराबादी हलीम, नागालैंड चिल्ली प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा सोल्ड विद जीए टैग हैव प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है। तो जीए टैग मिलने के बाद इनकी जो एक्सपोजर है कुछ अलग ही होता है, इसकी प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है, ये सब बातें बताया जा रहा है। तो इस न्यूज़ में से दो चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मतलब वेस्ट बंगाल से रिलेट करने वाला दो जीए टैग्ड आइटम्स, वैसे वो थोड़ा सा पुराना जीए टैग आइटम्स है, फिर भी आजकल न्यूज़ में है। एक है मिहिदाना जो बर्धमान वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हैं, और एक है जयनगर और मोवा जो जयनगर वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हैं। एंड अपेडा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 में मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस